नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें आज मैं कुछ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, उस पर डिस्कशन करूंगा। और यह 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। और इस क्वेश्चन में आप लोग को नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और अच्छा नॉलेज भी डेवलप होगा। और हर ऑप्शन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। निम्नलिखित में से न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है। न्यूरॉन जो हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित है, और यह एक सेल्स है। शरीर में एक सेल है जो इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड वर्टेब्रा कॉलम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत 3 आता है, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, वर्टेब्रा कॉलम। तो ऑप्शन नंबर बी है डेंड्रॉइड्स, एक्सॉन, सेल बॉडी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। एक नर्व के 3 पार्ट होते हैं, डेंड्रॉन, एक्सॉन और सेल बॉडी। डेंड्रॉन जो होती है छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है, और यह इम्पल्सेस को यानी संवेदनाओं को रिसीव करती है। शरीर से संवेदनाओं को रिसीव करती है और सेल बॉडी में ले आती है, और वहाँ से प्रोसेस होके एक्सॉन के द्वारा हमारे शरीर को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, मसल्स को, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है सेंसरी और मोटर। यानी कि सेंसरी संवेदों को ले आना और मोटर संवेदों को ले जाना। डी में है कॉर्टेक्स, मेडुला एंड सीट। कॉर्टेक्स, मेडुला एंड सीट। और ऑप्शन नंबर ई में है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक भी नर्व है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। इसको बोलते हैं एएनएस। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो होती है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जो अपने आप काम करती रहती है। जैसे हमारे हार्ट में है, हमारे किडनी में है, हमारे इंटेस्टाइन में है, जिसको हम चाह के भी नहीं रोक सकते। तो इसमें ही पैरासिम्पैथेटिक नर्व पाई जाती हैं, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि डेंड्राइट्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस डैश द सेल बॉडी। कहा गया है कि एक डेंड्राइट्स के बारे में ही बता दिया हूँ कि यह इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरह ले जाती है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये डेंड्राइट्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टूवर्ड्स द सेल बॉडी। तो ऑप्शन नंबर बी है। अवे फ्रॉम तो एक्सॉन का काम है डेंड्राइट्स का टूवर्ड्स सेल बॉडी की तरह ले जाना, और एक्सॉन का काम है सेल बॉडी की से दूर ले जाना। क्वेश्चन नंबर 3 है एन एक्सॉन कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस डैश द सेल बॉडी। वही क्वेश्चन उल्टा कर दिया है, घुमा दिया है। यानी कि एक एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन इम्पल्सेस को ले जाता है कहाँ से, सेल बॉडी से दूर, यानी अवे फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से दूर की तरफ ले जाता है। जो नर्व में सेल बॉडी होती है, कंट्रोलिंग का काम करती है, वहाँ पे प्रोसेस होता है इन्फॉर्मेशन का, वहाँ से वो दूर यानी कि मसल्स की तरफ लाती है एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। यानी कि कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से न्यूरॉन्स के टाइप हैं। तो ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 4 में डी सही है। यानी कि सेंसरी भी एक न्यूरॉन है जो इन्फॉर्मेशन को शरीर से
सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाती है, और मोटर भी एक न्यूरॉन है जो सेंट्रल नर्वस से इंफॉर्मेशन को शरीर की तरफ ले जाती है। और इंटर न्यूरॉन्स जो होती है सेंसरी और बीच के सेंसरी और मोटर नर्व के बीच जो इंटरमीडिएट का काम करती है, कंजक्शन का जोड़ का काम करती है, उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। सेंसरी नर्व सेल एक्ट द डिसीजन मेकिंग सेल द सम ऑफ ऑल सिग्नल्स फॉर द सर्टेन स्टिमुली। कहा गया है इसमें क्वेश्चन में कि जो सेंसरी नर्वस सिस्टम नर्व सेल होती है वह पूरे इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स का एक डिसीजन मेकिंग का काम करती है, निर्णय सेल का काम करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, मतलब कि फॉल्स। ऐसा कुछ नहीं है कि सेंसरी ही डिसीजन मेकिंग का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूरोगैंग्लिया सेल सपोर्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द। तो बता दें कि न्यूरोगैंग्लिया के बारे में बता दें। पहले ऑप्शन नंबर इसको बता दें, न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन देती है। किसको देती है? न्यूरॉन्स। मसल सेल अपने आप में एक सेल है, ग्लैंड शरीर की अलग ग्रंथि है, और नेफ्रॉन जो किडनी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जो प्यूरिफिकेशन का काम करती है। तो अब न्यूरोगैंग्लिया के बारे में बता दें कि न्यूरोगैंग्लिया क्या होती है। न्यूरोगैंग्लिया जो होती है यह एक नर्व सेल बॉडी होती है, यानी जो सेल्स का एक समूह होता है, नर्व सेल्स का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जो पीएनएफ यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बाहरी तंत्रिका तंत्र, और एएनएस और सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस तंत्रिका तंत्र में लोकेटेड होती है, जो एक्सान और माइलिन को चारों तरफ से बांध कर रखती है। जो एक्सान पे माइलिन शीथ होती है, मेम्ब्रेन होती है, और एक्सान को यह न्यूरोगैंग्लिया चारों तरफ से बांध कर रखती है। यह नर्वस सिस्टम के पैथोजेन से प्रोटेक्ट करती है। पैथोजेंस मीन्स बैक्टीरिया, वायरस और अनेक सूक्ष्म जीव जो हानिकारक होते हैं, वो नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है, संतुलन बनाने का काम करती है। यह न्यूरॉन को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराती है न्यूरोगैंग्लिया। और यह 4 टाइप की होती है। एस्ट्रोसाइट होती है, ओलिगोडेंड्रॉइड्स होती है, एपेंडाइमल सेल होती है, और रेडियल ग्लिया होती है। तो ये 4 टाइप की होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, न्यूरॉन्स ऑफ्टेन हैव मेनी शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड ए लॉन्ग एक्सान। तो इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि न्यूरॉन्स ज़्यादातर छोटी छोटी डेंड्राइट्स और लंबे एक्सान भी पाई जाती है, रखती है। न्यूरॉन में छोटे छोटे डेंड्राइट्स और लंबे लंबे एक्सान्स भी पाए जाते हैं। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में, ए सेंसरी न्यूरॉन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम take nerve impulses from sensory receptor to the sensory receptors। यानी कि कहा गया है कि ए सेंसरी न्यूरॉन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि बाह्य तंत्रिका तंत्र की संवेदी न्यूरॉन्स टेक नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर, यानी कि नर्व इम्पल्सेस जो सेंसरी रिसेप्टर से नर्व सेंसरी यानी कि संवेदी रिसेप्टर इम्पल्सेस को कहाँ की तरफ ले जाते हैं, कहाँ से ले जाते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं। यानी कि कहा है कि जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं बाह्य तंत्रिका तंत्र के, वह नर्व इम्पल्सेस को सेंसरी रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नर्व इम्पल्सेस गो फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन
इन सेंस ऑर्गन्स डायरेक्टली द मसल्स एंड ग्लैंड दैट रिस्पॉन्स। कहा गया है कि जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा डायरेक्टली ऑर्गन्स में, अंग में, मसल में और ग्लैंड में जाकर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सरासर गलत है। सेंसरी न्यूरॉन्स का एक प्रोसेस होता है जो स्टेप बाय स्टेप जाकर हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन प्राप्त देती है, न कि डायरेक्ट ऑर्गन्स में चली जाए, न कोई ग्लैंड में चली जाए, न मसल में जाए। ये सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है, वहाँ से इंफॉर्मेशन कन्वे होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एन इंटर न्यूरॉन्स हैज। कहा है कि इंटर न्यूरॉन्स है, जो इंटर न्यूरॉन यानी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच जो मीडिएटर का काम करती है, कंजक्शन जोड़ का काम करती है, वह इंटर न्यूरॉन करती है। और यह इंटर न्यूरॉन शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड ए लॉन्ग और शॉर्ट एक्जान, यानी कि कहा है कि छोटे डेंड्राइट्स और लंबे और छोटे एक्जान को भी अपने साथ रखती है। यानी कि एक नर्व में छोटे छोटे डेंड्राइट्स, छोटे और लंबे एक्जान पाए जाते हैं। इसके कहने का सेंस है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि स्वान सेल्स आर द मेन न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कार्ड। तो ये सरासर गलत है। बी, स्वान सेल के बारे में बता दें कि स्वान सेल कोई नर्व नहीं होती है। स्वान सेल कोई नर्व नहीं होती है, बट कि यह नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है और इसे न्यूरोगैंग्लिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोगैंग्लिया भी, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत पाई जाती है। तथा यह न्यूरल एक्जान जो नर्व का एक्जान है कि चारों तरफ माइलिन शीथ यानी एक मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करती है, एक एक्जान पे झिल्ली को प्रोड्यूस करती है। और यह फैटी लेयर होती है, यानी कि फैट की बनी होती है, लेयर होती है, जो सैलिटेटरी कंडक्शन को बढ़ाती है, यानी कि शरीर में स्टिमुलस को स्पीडअप करती है। जो संवेदनाएं होती हैं उसको स्पीडअप करने का काम करती हैं, बल्कि यह सपोर्टिव कोई सेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि स्वान सेल आर वन ऑफ द सेवरल टाइप्स सेल इन द न्यूरॉन्स। तो बता दिए ये सेंसरी मोटर और एसोसिएटेड नहीं है, ये न्यूरोग्लिया है। यह क्या है? न्यूरोग्लिया के टाइप है। स्वान सेल सेवरल टाइप है, न्यूरोग्लिया का एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एक बार में क्वेश्चन ये समझ नहीं आएगा, दो बार वीडियो देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, स्वान सेल प्रोड्यूस लेयर ऑफ मेम्ब्रेन कंटेनिंग माइलिन शीथ। ये सही है कि स्वान सेल एक लेयर प्रोड्यूस करती है जो माइलिन शीथ की बनी होती है, लेकिन विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेंड्राइट्स। लेकिन यह न्यूट्रिएंट्स डेंड्राइट्स को नहीं प्रदान करती है, न्यूरोगैंग्लिया प्रदान करती है। तो इसलिए यह गलत है। ये कहा है कि स्वान सेल लेयर मेम्ब्रेन को प्रदान करती है, लेकिन विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेंड्राइट्स, यानी डेंड्राइट्स को न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करता है? तो ये नहीं करती है, इसलिए गलत है। अगर प्रोवाइड करती तो ट्रू हो जाता। क्वेश्चन नंबर 14, गैप इन द माइलिन शीथ आर कॉल्ड। यानी कि जो माइलिन शीथ होती है उसमें गैप होता है, उसको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। यानी कि ये एक्जान है और इसमें ये माइलिन शीथ रहती है, ऐसे माइलिन शीथ रहती है, ऐसे इस टाइप की माइलिन शीथ होती है। और ये बीच जो गैप है, जो बीच वाला गैप है, इसी को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और बी में है सिनेप्स नर्व टू नर्व, यानी कि ये नर्व आई और ये नर्व आई, ये नर्व टू नर्व जहाँ अटैच होगी, जो बीच का गैप होगा उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, डैश ए डिजीज ऑफ द माइलिन शीथ। ए डिजीज ऑफ माइलिन शीथ।
माइलिन शीथ जो एग्जाम पे बार बार कहते हैं कि जो एग्जाम पे एक परत पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको माइलिन शीथ कहते हैं। और जब वो डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसको कल कहते हैं मल्टीपल सेलरोसिस। क्या बोलते हैं? मल्टीपल सेलरोसिस। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी मल्टीपल सेलरोसिस बोलते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसके बारे में बता दें, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होती है। यह एक प्रकार का नर्व डिसऑर्डर है, डिजीज है, जिसमें माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है, जिससे विजन लॉस यानी देखने में कमजोरी, पेन होता है, फटीग होता है और इम्पेयर कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन भी नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए में है लेप्रोसी। लेप्रोसी स्किन की बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है। अल्जाइमर भी एक नर्व की बीमारी है जो क्रोनिक है, यानी लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और धीरे धीरे इसमें मेमोरी लॉस हो जाता है। जिस प्रकार आदमी की एज बढ़ती जाती है, मेमोरी लॉस होती है। क्वेश्चन नंबर 16, ए नर्व इम्पल्स इज द वे ए सेंसरी नर्व रिसीव इंफॉर्मेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। कहा है कि ये नर्व इम्पल्सेस इज़ द वे ए सेंसरी न्यूरॉन्स रिसीव इंफॉर्मेशन। कहा है कि नर्व इम्पल्सेस जो होता है एक सेंसरी न्यूरॉन का मार्ग होता है, सेंसरी न्यूरॉन का मार्ग होता है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है। तो सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को रिसीव तो करती है, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है ये गलत है, इसलिए यह फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है नर्व इम्पल्सेस क्रिएट ए चेंज इन वोल्टेज विच इज मेजर बाई एंड कैन बी सीन ऑन एन डैश। यानी कि नर्व इम्पल्सेस जब चेंज होते हैं, उनके वोल्टेज चेंज होते हैं। जैसे कोई नर्व इम्पल्सेस आया तो उसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेज होते हैं, उनके वोल्टेज घटते बढ़ते रहते हैं। तो हम किससे मेजर कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं, ये बात में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। ओसिलोस्कोप इसको बोलते हैं, जो एक विद्युत धारा के तरंगों में परिवर्तित होने की क्रिया को पर्दे पर एक लाइन के रूप में प्रदर्शित करने वाला यंत्र है। यानी कि ये विद्युत धारा इलेक्ट्रिकल चेंजेज को एक स्क्रीन पे एक लाइन की तरह प्रदर्शित करता है, इसको ऑसिलोस्कोप बोलते हैं। तो नर्व में इलेक्ट्रिकल चेंजेज होते हैं जो एक ग्राफ पे देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है स्टेथियोस्कोप। स्टेथियोस्कोप आप लोग देखे होंगे, जो ब्लड प्रेशर के मेजर करने में काम आता है। और स्फिग्नोमैनोमीटर भी आता है जो स्टेथियोस्कोप डॉक्टर कान में लगाते हैं। बी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो हार्ट का वेव को मापने के काम करता है। और डी है लैप्रोस्कोप। लैप्रोस्कोप के बारे में बता दें कि यह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे एब्डोमल पेट के आंतरिक अंगों का परीक्षण करके उससे ऑपरेशन करने में काम किया जाता है, चाहे मेजर हो या माइनर, ये लैप्रोस्कोप के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सो माने बाहरी, प्लाज माने सीरम। एक्सोप्लाज्म इज द क्या है? एक्सोप्लाज्म इज द यानी कि फ्लूइड एक्सटर्नल टू द एक्सान बट इनसाइड द माइलिन शीथ। ऑप्शन नंबर ए है ब्लड प्लाज्मा दैट नर्सिस ए नर्व। सी है साइटोप्लाज्म ऑफ द डेंड्राइट्स, साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सान। यानी कि एक्सोप्लाज्म कहाँ है कि फ्लूइड एक्सटर्नल टू द एक्सान बट इनसाइड द माइलिन शीथ। सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। वह तरल पदार्थ जो एक्सान के बाहर पाया जाता है परंतु माइलिन शीथ के अंदर होता है। वह पदार्थ जो एक्सान के बाहर पाया जाता है परंतु माइलिन शीथ के अंदर पाया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। यह नर्व सिस्टम
का क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, when the exam is conducting impulse, the oscilloscope record a constant membrane potential इक्वल टू, यानी कि कहा है कि जब एग्जाम कोई नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है तो ऑसिलोस्कोप के द्वारा जो रिकॉर्ड किया जाता है कि उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है यानी कांस्टेंट होता है, जो इम्पल्सेस आते हैं वो देखा जाता है कि कांस्टेंट ना घटता है ना बढ़ता है। तो इसमें ये गलत है। कोई भी इम्पल्सेस आएगा तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, या तो तेज़ी से आएगा या तो स्लो आएगा। तो इसमें इसलिए ये गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 20, द रेस्टिंग पोटेंशियल इंडिकेट्स दैट द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन्स इज कंपेयर द आउटसाइड, यानी कि जब हमारे शरीर में कोई इम्पल्सेस नहीं आते हैं उस समय हमारे नर्व रेस्ट में होते हैं, और जब रेस्ट में होते हैं तो नर्व के बाहर यानी कि एक्सान के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर निगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में यही बोला है कि जब रेस्टिंग पोटेंशियल इंडिकेट से होते हैं तो उस समय न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, बाहर की कंपेयर में अंदर निगेटिव चार्जेज होते हैं, जिसमें पोटेशियम निगेटिव चार्ज होते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहा हूँ कि क्वेश्चन को बहुत समझिएगा और वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, तभी जाके क्वेश्चन समझ में आएंगे। द सोडियम पोटेशियम पम्प्स, जो सोडियम पोटेशियम होता है, ये सोडियम नमक को भी कहते हैं और पोटेशियम ये नर्व एक्सान का पार्ट है। सोडियम और पोटेशियम पंप होते हैं, सोडियम आयन आउट एंड पोटेशियम आयन इन। सोडियम आयन आउट एंड पोटेशियम आयन इन, यानी कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात कर रहा है कि जब सोडियम रेस्टिंग होते हैं तो सोडियम आयन आउट होते हैं और पोटेशियम आयन इन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि द एक्शन पोटेंशियल पैटर्न दैट अपीयर ऑन द ऑसिलोस्कोप स्क्रीन इज काज्ड बाय रैपिडली, यानी कि एक्शन पोटेंशियल पैटर्न, जो एक्शन पोटेंशियल होता है, जो क्रियाएं होती हैं नर्व में, वो ऑसिलोस्कोप के स्क्रीन पे घटित होती हैं, देखा जाता है। तो पोलैरिटी चेंज, यानी देखा जाता है कि जो पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन होता है उसमें चेंजेज आते हैं, घटता बढ़ता रहता है, तो उसी को बोलते हैं पोलैरिटी चेंज। यह देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23, द एक्शन पोटेंशियल is measured in millivolt and the is range from। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। जब नर्व स्थिर रहती है यानी कोई इम्पल्सेस नहीं आता है, रेस्ट में होती है, तो उसका -65 मिलीवाल्ट होता है। और जब पीक लेवल पे आती है यानी कि जब इम्पल्सेस आते हैं और अपने पीक फॉर्म में आती है, हाई फॉर्म में आती है, तो +40 मिलीवाल्ट होते हैं। तो इसका रेंज -65 मिलीवाल्ट टू +40 मिलीवोल्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24, विथ एन एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइज ऑफ द एक्सोमेम्ब्रेन इज रिकॉर्डेड एज द गेट्स ओपन अलोविंग, यानी कि कहा है कि विथ एक्शन पोटेंशियल, जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो डिप्राइज द एक्सोमेम्ब्रेन,
यानी कि एक्जान के बाहर की मेम्ब्रेन जो डिपोलराइज होती है, और देखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है कि गेटेड ओपन होते हैं किसके लिए? सोडियम आयंस के लिए। किसके लिए? सोडियम आयंस के लिए। यानी कि एक्जान की जो बाहरी परत है माइलिन शीथ वो डिपोलराइज होती है, तो उस समय क्या देखा जाता है कि जो गेट्स होते हैं ओपन होते हैं, और ओपन होते ही जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन यानी पॉजिटिव चार्ज है, वो इनसाइड आ जाता है और पोटेशियम आउटसाइड जाता है। तो अलाउ करते हैं किसको? सोडियम आयन को इनसाइड आने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में द एक्शन पोटेंशियल चेंज द चार्ज इनसाइड द एक्जान फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। क्वेश्चन में कहा है कि एक्शन पोटेंशियल जो चेंजेज होते हैं, एक्शन पोटेंशियल के समय चेंज होते हैं, वो देखा गया कि एक्जान के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज होता है। तो यह गलत है, यानी कि एक्जान के अंदर नेगेटिव होता है, उससे पॉजिटिव चार्ज होता है। पहले ही रेस्टिंग के समय एक्जान के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, और वह जब गेटेड चैनल खुलते हैं तो वो निकल जाता है बाहर, यानी नेगेटिव चार्ज बाहर चला जाता है, पॉजिटिव अंदर आ जाता है। तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। ए नर्व फाइबर इन ऑल और नल्ला इन सोफर एज इट आइदर फायर या डज नॉट फायर डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्टिमुलस। ऑल और नल्ला का एक सिद्धांत होता है कि जब नर्व फायर होते हैं यानी स्टिमुलस देते हैं तो पूरी तरह देते हैं और नहीं तो नहीं देते हैं। यह डिपेंड करता है कि उसमें कितना पावर है, जो संवेग आ रहा है कितना पावरफुल है। तो यानी कि फाइबर अगर इम्पल्सेस देंगे तो पूरी तरह देंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। यानी पेशियां काम करेंगी तो पूरी तरह करेंगी, और नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 26 का है, ये ट्रू है। 26 में ट्रू है, ये सही कहा है कि जब ऑल और नन लॉ के सिद्धांत पे फाइबर काम करते हैं तो या तो पूरी तरह रिस्पांस करेंगे या तो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है एज द एक्शन पोटेंशियल स्विंग डाउन। एज द एक्शन पोटेंशियल स्विमिंग डाउन। एक्शन पोटेंशियल, जैसा कि एक्शन पोटेंशियल में स्विमिंग डाउन होता है एंड घटता है, स्विमिंग डाउन होता है। पोटेशियम आयन मूव आउट द एक्जान, एकदम सही है। जब स्विंग डाउन की बात आती है तो पोटेशियम आयन जो होते हैं एक्जान से बाहर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। एज द पोटेशियम आयन मूव आउट द एक्जाम्स। एज द पोटेशियम आउट मूव आउट द एग्जाम, यानी कि पोटेशियम आउट एग्जाम से बाहर होते हैं। द ओसिलोस्कोप रिकॉर्डेड एज। द ओसिलोस्कोप रिकॉर्डेड एज। तो डीपोलराइज रीपोलराइज, यानी कि डीपोलराइज रीपोलराइज। डीपोलराइज मतलब कि मसल्स का शिथिलन, स्माइलिन शीथ का शिथिलन होना और गेटेड चैनल का खुलना सोडियम आयन को अंदर आने के लिए। रीपोलराइज का मतलब होता है पुनः अपनी स्थिति में जैसा था वैसे आना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि जब पोटेशियम आयन मूव आउट एक्जाम से बाहर होते हैं तो उस समय एसिलोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है कि उस समय रीपोलराइजेशन होता है, यानी पुनः जो स्थिति होती है उस स्थिति में आने वाले। तो इस प्रकार मैं 20 क्वेश्चंस को कवर किया हूँ, और यह 28 क्वेश्चंस कवर किए हैं। और यह एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम का बहुत अच्छा पार्ट है। इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए,
और क्वेश्चंस को समझिए कि क्या नर्व होती हैं, क्या एक्शन पोटेंशियल होता है, कितने वोल्टेज होते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए, नेट के लिए तो बहुत बेटर है, और स्टेट एग्ज़ाम के लिए यह बेनिफिशियल है। इसी तरह अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।